लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जापान और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। वहीं जापान के लोग चीन के नागरिकों को अपने पड़ोसी के तौर पर देखना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। इस सब के बावजूद चीन के लोग जापान में शांति से रह रहे हैं। हालांकि उन्हें चीन की खुफिया पुलिस का डर जरूर सताता है। ये खुफिया पुलिस स्टेशन अक्सर चीन से भागे हुए या फिर चीन में लोकतंत्र के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों के लिए होते हैं। इनसे चीन की कम्युनिस्ट सरकार को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है। उन्हें गैर कानूनी तरीके से पकड़कर वापस चीन भेजा जाता है। कई मामलों में उन पर दबाव बनाया जाता है कि अगर वो चीन वापस अपनी मर्जी से नहीं गए तो चीन में रहने वाले उनके परिवार वालों को टॉर्चर किया जाएगा। सेफगार्ड डिफेंडर्स की एक रिपोर्ट की माने तो चीनी पुलिस ने जापान की राजधानी टोक्यो में अपना एक खुफिया अड्डा खोला हुआ है, जबकि चीन के नानतुंग की पुलिस ने जापान के किसी दूसरे शहर में अपना एक अड्डा बनाया हुआ है। इन दो जगहों से चीनी नागरिकों को वांटेड बताकर चीन भेजने का काम खुफिया तरीके से किया जा रहा है। और यहाँ बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हुई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पटना के वेटरनरी कॉलेज पहुंचे और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी निकाय चुनाव के लिए पटना में वोट डाला। वोट डालने के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पटना को और ज्यादा सुंदर बनाने की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित हो गया है। ये विधेयक सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुंबई पर दावा करने की कर्नाटक सरकार की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ओखला लैंडफिल साइट का दौरा किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जल्द ही दिल्ली से कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे। अब चीन में कोरोना ने कहर बरपा रखा है और पिछले 20 दिनों में 25 करोड़ लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस बात का खुलासा सरकारी दस्तावेजों के लीक होने के बाद हुआ है। जबकि इस सब के उलट चीन की सरकार ने दावा किया कि पिछले 24 घंटे में कोविड की वजह से सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई। लेकिन चीन के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें एक बार फिर हकीकत बयां करती दिखी। शंघाई से आई इस तस्वीर में एक अस्पताल की मॉर्चरी में शवों के ढेर नजर आए। आसमानी रंग की पॉलिथीन में इतनी लाशें दिखी कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया। जबकि खबरों के मुताबिक शंघाई के शमशान घाटों में शवों को उठाने वालों की कमी हो गई। उधर लियाओनिंग प्रोविंस के अनशान शहर में तो किसी भी मॉर्चरी में जगह नहीं बची। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को शव रखने के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग का सहारा लेना पड़ा, जहां एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में कोरोना से मारे गए लोगों के शव नजर आए। वहीं चेंगदू के सबसे बड़े फ्यूनरल होम की पार्किंग भी गाड़ियों से भरी पड़ी है। यहां लगातार अंतिम संस्कार हो रहे हैं। यहां काम करने वाले एक कर्मचारी के मुताबिक एक दिन में 200 अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। चीन के जोंगशान अस्पताल में तो पैर रखने तक की जगह नहीं बची। ये अस्पताल कोविड मरीजों से फुल हो गया, जबकि कुछ मरीज अस्पताल के बाहर रोड के किनारे स्ट्रेचर पर पड़े नजर आए। गौर करने वाली बात ये कि सड़क के किनारे ही इन मरीजों को आईवी ड्रिप लगाया गया। यही हाल शंघाई के एक अस्पताल का भी दिखा। यहाँ रिसेप्शन एरिया कोविड पेशेंट से भर गया। इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज आए कि रिसेप्शन में पैर रखने तक की जगह नहीं बची। वहीं कोरोना से लड़ाई के लिए भारत को एक और नया हथियार मिल गया है। जानकारी के मुताबिक WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के इलाज के लिए भारतीय कंपनी की दवा को शुरुआती मंजूरी दे दी है। कोरोना की ये दवा हैदराबाद स्थित फार्मा कंपनी हेटेरो ग्रुप ने तैयार की है। WHO ने हेटेरो ग्रुप की दवा निर्माटेल्विर कोविड के मरीजों को देने की मंजूरी दे दी है। कोरोना के इलाज की ये ओरल दवा है, यानी मरीज इसे टैबलेट के तौर पर खा सकेंगे। हेटेरो ग्रुप की निर्माटेल्विर को एक दूसरी एंटीवायरल दवा रिटोनाविर के साथ मिलाकर दिया जाएगा। ये दवा कोरोना के उन मरीजों को दी जा सकेगी जो मध्यम रूप से संक्रमित होंगे। बताया गया कि ये दवा सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर ही दी जा सकेगी। सूत्रों के मुताबिक ये दवा 5 दिन चलेगी और इस दौरान मरीज को 30 गोलियां दी जाएंगी। दोनों दवाओं के इस पूरे कोर्स की कीमत करीब 4,900 रुपए पड़ेगी। एक खुराक में निर्माटेल्विर 150 mg की 2 गोली और रिटोनाविर 100 mg की 1 गोली लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक ये दवा कोरोना के लक्षण नजर आने के 5 दिन के भीतर ही लेनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज अचानक अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचे। इसी अस्पताल में PM की मां हीराबेन को मंगलवार की रात भर्ती करवाया गया था।
जिसके बाद से वो यूएन मेहता अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम की निगरानी में है। डॉक्टरों के मुताबिक पीएम मोदी की मां हीराबेन की हालत फिलहाल स्थिर है। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी ने डॉक्टरों से मां हीराबेन की सेहत को लेकर बातचीत की। अस्पताल में पीएम के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ मंत्री भी दिखे। मंगलवार देर रात हीराबेन की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी की मां के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर लिखा कि मुश्किल घड़ी में पीएम मोदी के साथ हैं। वाराणसी में पीएम मोदी की मां की सेहत के लिए पूजा पाठ किया गया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के पुजारियों ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। गुजरात के मेहसाणा में भी हीराबेन की सेहत के लिए पूजा पाठ किया गया। मेहसाणा के हाटकेश्वर मंदिर में हीराबेन की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजा की गई। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में मां हीराबेन का हाल जानने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फिलहाल पीएम मोदी की मां हीराबेन अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया है। मंगलवार रात ही हीराबेन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि हीराबेन की हालत स्थिर है। अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। हीराबेन 99 साल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्रहलाद मोदी परिवार के साथ मैसूर के बांदीपुरा जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। जालौन पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाकर फंसाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद ज्योतिर्लिंग परिसर में जल स्तंभ का अनावरण किया। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कटरा में सीआरपीएफ की कई बटालियन तैनात की गई हैं। जम्मू के सिविल सचिवालय में आज दोपहर आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस समारोह में पार्टी मुख्यालय पहुंचे मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी और संघ परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस पर देश के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लगाया और कहा कि संघ परिवार के बुरे काम के खिलाफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने की कोशिश हो रही है। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद देश को जोड़ना और नफरत के मुकाबले के लिए प्यार और मोहब्बत का संदेश देना है। और जो नफरत फैलाया जा रहा था उसके मुकाबले में हम प्यार मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से लोगों में प्यार बढ़ा। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा बताया। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को बीजेपी ने सरदार पटेल का अपमान बताया और कहा कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान और चीन की बोली बोलकर देश को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस नेताओं को। इनमें होड़ लगी है अपने देश को नीचे दिखाने में। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बार बार सरदार पटेल के योगदान को अपमानित करती आई है। Congress, which itself is broken, is now trying once again to undermine the contribution of Sardar Patel. बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग की।